हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुशीला, कन्या महाविद्यालय खरखोदा। आज हम अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट का अगला पार्ट लेकर आए हैं। उसमें से कुछ भाग बच ही गया था, तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे और इसके साथ ही हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट के अंदर हम एक पॉइंट देखते हैं, आत्म नियमन यानी कि सेल्फ रेगुलेशन। तो इसको समझेंगे कि सेल्फ रेगुलेशन है क्या। पहले इसका अर्थ देखते हैं। आत्म नियमन से अभिप्राय अपने व्यवहार को संगठित और जांचने की योग्यता से है, यानी कि हम अपने व्यवहार को किस हद तक जांच पाते हैं, उसका विश्लेषण कर पाते हैं। हमारे सामने जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आती हैं और उन परिस्थितियों का दबाव हमारे ऊपर इतना बढ़ जाता है कि हमें उनका सामना खुद पर नियंत्रण करते हुए करना पड़ता है। तो जो व्यक्ति बाहरी पर्यावरण की मांगों के अनुसार अपने व्यवहार को परिवर्तित करने की योग्यता रखते हैं, वे वास्तव में आत्मनियमन में उच्च होते हैं। कहने का मतलब ये है कि समय के अनुसार और समाज के अनुसार जब हम अपने आप को ढाल लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं अपने बारे में कि हाँ, हम अपने व्यवहार को संगठित करने में, उसको जांचने में ठीक है। आपने सुना होगा कि जैसे हरा पेड़ होता है और एक ठूंठ पेड़ होता है, तो जब भी हवा तेज चलती है, आंधी की तरह चलती है, तो हरा पेड़ उसके प्रवाह के साथ झुक जाता है, हिलता डुलता रहता है, तो वो बच जाता है उस आंधी तूफान से। लेकिन जो ठूंठ पेड़ है वो अकड़ा हुआ होता है, अकड़ कर यूं ही खड़ा रहता है, तो वो उस आंधी या उस हवा के प्रवाह के साथ गिर जाता है टूटकर। तो कहने का मतलब इनसे यही निष्कर्ष निकलता है कि जो समय के अनुसार, समाज के अनुसार अपने आप को नहीं ढाल पाता, वो कहीं ना कहीं आत्मनियंत्रण नहीं रख पाता, आत्मनियमन उसका कमज़ोर है। तो आत्मनियमन के लिए जो आवश्यक तत्व है सेल्फ रेगुलेशन के लिए, उसको हम देखेंगे। आत्मनियमन के लिए जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है आत्मनियंत्रण। और आत्मनियंत्रण क्या होता है? जो हमारी जीवन में प्राय कुछ ऐसी आवश्यकताएं होती हैं कि हम उसकी संतुष्टि पूरी नहीं कर पाते, मतलब उस अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते, उसे कुछ समय के लिए हमें विलंबित कर देना पड़ता है, टाल देना पड़ता है, स्थगित कर देना पड़ता है। तो जो ये चीज़ सीखी है हमने परिस्थितिवश, उस अपनी आवश्यकता को स्थगित करने वाला जो व्यवहार हमने सीखा है, ये हमारा आत्मनियंत्रण है कि हमने अपने आप पर कंट्रोल कर लिया, सेल्फ कंट्रोल। दीर्घावधि लक्ष्यों की संप्राप्ति के लिए आत्मनियंत्रण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस आत्मनियंत्रण को हम एक उदाहरण से समझेंगे। उपवास करने के दौरान सांसारिक वस्तुओं के प्रति जो अनासक्ति का भाव होता है, यानी कि व्रत हमने रखा है और सांसारिक वस्तुओं से हमारा तात्पर्य खाने पीने की चीज़ों, इनके प्रति हम जो उपेक्षा का भाव रखते हैं, अपने आप पर कंट्रोल रखते हुए, चाहे हमें कितनी भी भूख लगी हो, तो वो हमारा क्या है? सेल्फ कंट्रोल है। जो सेल्फ कंट्रोल है, आत्मनियंत्रण है, ये हमने देखा कि आत्मनियमन करने के लिए, सेल्फ रेगुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आत्मनियंत्रण के लिए कुछ मनोवैज्ञानिक तकनीकें बनाई गई हैं, वो देखेंगे। पहली है अपने व्यवहार का परीक्षण, यानी कि अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन उसका। इस तकनीक से हमें आत्म के विभिन्न पक्षों को परिवर्तित, परिमार्जित अथवा सशक्त करने के लिए आवश्यक सूचनाएं प्राप्त होती हैं। यानी कि हम अपने व्यवहार का जब ऑब्जर्व करते हैं अपने व्यवहार को, तो उसमें जो कमियां हैं, खामियां हैं, दोष हैं जो उसमें, उनसे हम अपने व्यवहार का विश्लेषण करके उनको हम त्यागने का प्रयास करते हैं और जो पॉजिटिव व्यवहार है उसको हम मजबूत बनाते हैं, सशक्त बनाते हैं। तो ये आत्मनियमन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगली तकनीक आत्म अनुदेश। अनुदेश यानी कि इंस्ट्रक्शन। हम प्राय अपने आप को कुछ करने तथा मनोवांछित तरीके से व्यवहार करने के लिए कुछ अनुदेश देते हैं। ये अनुदेश
आत्म नियमन में प्रभावी होते हैं। अनुदेश यानी कि हमने कोई काम करना, अपने व्यवहार में किसी तरह का परिवर्तन लाना है, तो उसके लिए हम अपने आप के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन निर्धारित करते हैं, जिन्हें हम आत्म अनुदेश कहते हैं। जैसे अगर कोई बहुत मोटा व्यक्ति है और वो डाइट प्लान करता है, तो उसके लिए वो कुछ निर्धारित करता है कि सुबह में मुझे क्या खाना है, इसके बाद मुझे क्या करना है, कब मैंने एक्सरसाइज करनी है, कब ये करना है, कब वो, ये जो पूरा उसने अपने आप को अपने शरीर के लिए निर्देश निर्धारित किए हैं, ये उसके आत्म नियमन में प्रभावी होते हैं। तीसरी है आत्म प्रबलन। इसके अंतर्गत हम अपने व्यवहार को प्रोत्साहन देते हैं, उसे पुरस्कृत करते हैं। यानी कि कोई अच्छा काम करने के पश्चात एक तरीके से अगर हमारे अंदर हमारे किसी व्यवहार में कोई अच्छी चीज़ आई है, हमने नोटिस की, हमने उसको जांच लिया है कि हाँ ये काम मैंने अच्छा किया है, तो रेनफोर्स कर सकते हैं हम उसको प्रबलन कर सकते हैं, उसे प्रोत्साहन देने के लिए हम उसे पुरस्कृत कर सकते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे परीक्षा में हमने अच्छे अंक लाए, तो हम अपने ही परफॉर्मेंस से खुश होकर अपने मित्रों के साथ फिल्म देखने के लिए जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। ये है अपने आप को प्रोत्साहित करना, आत्म प्रबलन। एक प्रबलन होता है जो टीचर के द्वारा भी कक्षा में दिया जाता है, बच्चे के अवांछित व्यवहारों से छुटकारा पाने के लिए। यानी कि एक बच्चा अगर याद नहीं करके लाता है कुछ और एक दिन उसको बाय चांस याद होता है, तो उसको प्रबलन दिया जाएगा, रेनफोर्स किया जाएगा, उसको कोई पुरस्कार देकर, उसकी बहुत सारी अच्छी अच्छाइयाँ करके क्लास में उसकी अच्छी अच्छी बातें बताकर, तो वो प्रोत्साहित होगा डेली अपना काम याद करने के लिए। इस तरह ये जो तकनीकें हैं, ये आत्मनियंत्रण के साथ साथ आत्मनियमन के लिए भी प्रभावी है। क्यों? क्योंकि आत्मनियंत्रण महत्वपूर्ण तत्व किसका है? आत्मनियमन का। आत्मनियंत्रण आत्मनियमन के लिए है, तो आत्मनियंत्रण की जो तकनीकें होंगी वो किसको एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेंगी? आत्मनियमन को, सेल्फ रेगुलेशन को। अब एक पॉइंट है पर्सनल ग्रोथ, यानी कि व्यक्तिगत विकास। प्रत्येक व्यक्ति समाज या समूह का महत्वपूर्ण अंग होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी व्यक्तिगतता बनाए रखता है। यानी कि उसका अपना भी एक व्यक्तित्व होता है, व्यक्तिगत रूप होता है। अपने आप को जानने समझने के लिए उसे कुछ बातों पर ध्यान देना पड़ता है, जो उसके व्यक्तित्व का विकास या अपने आप को जानने में सहायक होता है। एक व्यक्तित्व विकास यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, वो हमारा एक अलग से टॉपिक है यूनिट में, तो उस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी हमारा टॉपिक है सेल्फ कॉन्सेप्ट का है। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट के अंतर्गत जो पर्सनल ग्रोथ है, व्यक्तिगत विकास है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो उन पॉइंट्स को देखते हैं। आत्म अवधारणा, यानी कि अपने बारे में हम क्या विचारधारा रखते हैं। आत्मज्ञान, अपने व्यवहार को जांचना या अपने बारे में पूरी जानकारी लेना। सामाजिक स्व, यानी कि समाज में रहते रहते जो सामाजिक विचारधारा है, उसको हम अपनी विचारधारा पर उसका प्रभाव कितना पड़ने देते हैं। आत्म जागरूकता, अपने आप में हर समय अपने व्यवहार के बारे में जागरूक रहना। आत्मसम्मान, यानी कि अपने मूल्यों के प्रति, अपने सम्मान के प्रति अवेयर रहना। आदर्श स्व, क्या बनना चाहेगा, ये हमने पहले भी चर्चा की है। आदर्श स्व और एक रियल स्व, यानी कि वास्तविक आत्म और आदर्श आत्म, तो वही बात है। ये आदर्श स्व भी हम आत्म को ही कहते हैं। अब कुछ पॉइंट्स और, निम्नलिखित बातें अपने आप को समझने में सहायक हैं। इन पॉइंट्स पर अगर हम ध्यान दें तो अपने व्यक्तिगत आत्म को हम विकसित कर सकते हैं। फर्स्ट है अपनी शक्तियों को समझना। आप में जो स्वाभाविक रूप से कौन सी योग्यताएं हैं और उनमें से किनका पोषण और विकास करना चाहते हैं, इनसे आपको अवगत होना चाहिए। बहुत सारी हमारे साथ हमारे अंदर एबिलिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम एक ही समय पर एक ही साथ सभी योग्यताओं को पोषण करना चाहेंगे, उनको विकसित करना चाहेंगे। तो इन चीज़ों पर ध्यान देना कि कौन सी योग्यता मेरे लिए महत्वपूर्ण है और किसका विकास और पोषण मुझे करना है।
अपने मनोवेगों को जानना, अर्थात मनोवेग क्या है? मन में उठने वाले भाव। जब तक हम इनको सही तरीके से नहीं पहचानेंगे कि हमारा मन क्या चाहता है, हम क्या चाहते हैं, वे भाव हम नहीं समझेंगे, तब तक हम जीवन में सफल नहीं हो सकेंगे। इसके लिए हमें यह देखना ज़रूरी है कि जो हमारे मनोवेग है वे हमारे मूल्य, हमारे मानक एक ही दिशा में हो, यानी कि जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, जो दिशा हमने निर्धारित किया है, हमारे मनोवेग भी उसी के साथ साथ चलने वाले हों। ये ना हो कि मनोवेग हमारे कुछ है, मूल्य हमारे कुछ है, मानक हमारे कुछ है। इस तरीके से कहीं भी हम सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाएंगे। अगला पॉइंट, अपनी प्रवृत्तियों को पहचानना। आपकी जो प्रवृत्तियां होती हैं, चाहे वो आपकी अच्छी हों या बुरी हों, वे अंततः आपकी आदत बन जाती हैं। इसलिए अपनी इन्हीं प्रवृत्तियों को पहचान कर हमें उन्हें सकारात्मकता की तरफ मोड़ना चाहिए, यानी कि बुरी प्रवृत्तियां जो हैं उनको आदत बनने से रोकना चाहिए और अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। अपनी कमियों को स्वीकार करें। अपने आप को जानने में आपकी ईमानदारी या जो सत्यनिष्ठा है वो बहुत आवश्यक है। और हर क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति हुआ, कोई भी हर जगह हर क्षेत्र में परफेक्ट नहीं बन सकता, सर्वश्रेष्ठ नहीं बन सकता। अतः हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जो सफलता अर्जित करते हैं, जो हमारे गुण हैं, उन्हीं को ऊपर लेकर चलें। जहाँ हमारी कमियां हैं, जहाँ हमारे अवगुण हैं, हमारे दोष हैं, हमें उनको भी स्वीकार करना चाहिए। अपने लक्ष्य को निर्धारित करना। जब भी लक्ष्य निर्धारण की बात होती है तो इसका सीधा सा मतलब स्पष्टता से होता है। स्पष्टता से मतलब कि हम जीवन में क्या चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, इन बातों के बारे में हमारे विचार पूर्णतः स्पष्ट होने चाहिए। तो इस प्रकार ये था आपका पूरा का पूरा सेल्फ कॉन्सेप्ट, और इसके साथ ही हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाती है।